लास्ट क्लास में हमने बात करी थी EN की, उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये स्पेशल केस है, इसमें आप देखिए कि वही मैं बता रहा हूँ कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। आपको पता है मैंगनीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है 3D5 4s2। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, x मान लीजिए, कार्बोनिल न्यूट्रल होता है इसलिए 5 × 0 और ये -1 बराबर 0, कि बाहर चार्ज 0 है, तो x बराबर कितना हो गया +1। तो कहने का मतलब मैंगनीज के एटॉमिक नंबर होता है 25 - 1 बराबर, ये देखो 25 - 1 लिख रखा है। और टोटल लिगेंड कितने, 6 के 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है, 5 CO के 1 Cl के, तो 6 दूनी 12, तो 24 + 2 36 आ गया। तो ये भी EN को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है जो EN है वो क्रिप्टन के बराबर आ रहा है। HMnCO5 की अगर मैं बात करूँ, देखिए HMnCO5 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे H पे प्लस होगा तो इस पे माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो x + 5 × 0 बराबर -1। इसका मतलब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1, मतलब जो है। तो मैंगनीज का 25 तो एटॉमिक नंबर है, -1 +1 हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसलिए -, +1 हो गया। और 5 लिगेंड 5 दूनी 10, तो ये भी कितने के बराबर हो गया, 36 के बराबर। इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ये चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए इसमें EN बात करते हैं ब्रिज्ड कंपाउंड के लिए, कि जो ब्रिज का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा मेटल प्रेजेंट होते हैं, मेटल और मेटल के बीच में इस तरीके से कोई बॉन्ड होगा, तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल आपके सामने Mn2CO8 या CO10, तो उसमें मैंगनीज के बीच में भी एक बॉन्ड होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि बाहर न्यूट्रल है, 0 है, तो जो Mn के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर जो भी होगा वो 0 होगा। तो मैंगनीज के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मैंगनीज के ऊपर कितने होंगे, 2 × 25 हो जाएंगे, क्योंकि एक के ऊपर मैंगनीज के ऊपर एटॉमिक नंबर 25 है, तो 2 पे 250 हो जाएंगे। इसी तरीके से जो 10 जो लिगेंड है उनका 10 × 2 = 20 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 Mn बॉन्ड, तो अब देखो यहाँ पे क्या ब्रिज होने की वजह से Mn और Mn के बीच में भी तो बॉन्ड है, क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कंपाउंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन यूज़ आ रहे हैं एज ए बॉन्ड, या मैं कह दूँ कि उसके ऊपर प्रेजेंट है, उनको सबको गिनना होता था। इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन भी काउंट करेंगे, तो अब इन सबको आप जोड़ेंगे तो 72 आ गया। तो ईच मैग्नीज एटम के लिए देखेंगे तो 72/2 = 36, तो ये भी EN को फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से हम बात करें CO2 CO8 के लिए बात करें, तो भी आप देख सकते हैं वो CO के लिए कितना होगा 27, तो 27 × 2 54 हो गया। 8 लिगेंड के लिए 16 हो गया, और एक CO बॉन्ड के लिए 2 हो गया, 72 आ गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग एप्लीकेशंस क्या होंगी। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि इससे अपन धातु की मध्य बॉन्ड की संख्या का भी निर्धारण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि धातु के बीच में, जैसे अभी अपन ने देखा ना कि वहाँ पे मैंगनीज के बीच में एक बॉन्ड था, तो अपन इसको उल्टा लेके चलें कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड जो है वो EN को फॉलो करता है, तो आप आराम से मेटल बॉन्ड भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, कि अगर मैं Fe2CO9 को देखता हूँ और अगर एक बॉन्ड मानता हूँ, देखो Fe इलेक्ट्रॉन Fe से कितने होंगे 26 × 2 = 52, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 9 CO ग्रुप कितने होंगे 9 दूनी 18। तो अगर इन दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे 70 होंगे। 70 का मतलब क्या हुआ कि इसका 70 आ रहा है 72 की जगह पे, जबकि आना कितना चाहिए था 72 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है 70 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कहीं एक बॉन्ड और है Fe के बीच में, तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस एक बॉन्ड के जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 70 + 2 = 72 हो जाएंगे। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि Fe2CO9 के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगी, बट Fe के बीच में एक ही बॉन्ड होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 68 ही आता, अगर इन सबका दोनों का टोटल क्या आता 68 ही आता, तो हम ये कहते हैं कि 72 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और जोड़ने पड़ेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब जोड़ेंगे जब 2 बॉन्ड होंगे, कितने बॉन्ड होंगे
2 बॉन्ड होंगे, तो 2 बॉन्ड हो तो अपन कह देते थे कि Fe के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे। इसी तरीके से ये देखो Fe3CO12 के अंदर भी अपन यही वाली चीज़ देख सकते हैं, कितने बॉन्ड होंगे। जैसे मैं कहूँ कि Fe के लिए 26 × 3 कितना हो गया 78, 12 के लिए 24 कितना हो गया 102। अब अगर मैं 36 के हिसाब से मानता हूँ तो 36 × 3 कितना आना चाहिए 108 आना चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं 108 माइनस 102 कितने आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं। 6 का मतलब कितने बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके 3 बॉन्ड होंगे। तीनों Fe 3 बॉन्ड से डिवाइड मिले हुए होंगे इस तरीके से, मतलब मेटल कह सकते हैं। तो ये EAN के सारे वो हैं इस तरीके से, मतलब क्या आगे ना Fe में 3 बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ये इसके लिए कह सकते हैं। अब देखिए NiCO4 FeCO5 को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। इसको देखते चलिए आप कि NiCO4 जो है कि इसके में देखो NiCO4 में क्या 28 है, निकल 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है क्योंकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है और बाहर भी उदासीन है। तो इसको 3D8 4s2 के इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D8 4s2। ये देखिए 3D8 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 3D8 इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। ये 3D8 आ गया, 4s2 ये आ गया, 4p ये है। अब आपको NiCO4 के अंदर मैंने एक ट्रिक बताई थी, पहले भी बताई थी आपको, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डालते हैं जोड़ते हैं। मैंने आपको ये बात करी थी मैंने जब आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए मैंने आपको जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में मैंने बताई थी कि ये FCl-BrIS2 लिगेंड होता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, लेकिन अगर इनके अलावा कोई लिगेंड होगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। वहाँ से आप ये NiCO4 FeCO5 के सारे जो भी मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन है वो आप आराम से देख सकते हैं। चाहे Fe, इसको मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो बताई थी मैंने, उस वाले टॉपिक के अंदर मैंने पूरा इनको डिस्कस कर रखा है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता रखी, स्ट्रक्चर वगैरह आप देख सकते हैं। ये जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या है, इसकी पूरी थ्योरी यहाँ पे दे रखी है कि किस तरीके से जिगलर-नाटा कैटलिस्ट काम करता है। इसका ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है ये एल्किनों की बहुलकीकरण में काम आता है। जो है ट्रिसफिनाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट क्लोराइड इसका नाम होता है। इससे हम ये देख सकते हैं कि इसका ये काम होता है। और इसका ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है, मतलब क्या है कि इसके अंदर एक यूनिट के ऊपर दूसरी यूनिट जुड़ती है, दूसरी के ऊपर तीसरी जुड़ती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि होमोजिनस हाइड्रोजिनेशन करता है, या मैं कहता हूँ होमोजिनस कैटालिस्ट होता है, समांगी उत्प्रेरण। मतलब जैसे एल्कीन का बहुलकीकरण करने के लिए विल्किंसन उत्प्रेरक को काम में लिया जाएगा, तो समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब ये है कि जब दोनों की अवस्थाएं सेम होंगी, मतलब यहाँ पे एल्कीन भी लिक्विड है और ये कि जो उत्प्रेरक है वो भी लिक्विड है, तो ये समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। अगर ठोस होगा तो वो विषमांगी होगा। तो ये एल्कीनों के बहुलकीकरण में ये एक्चुअली काम आता है। इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे कि मैं बताऊँ कि एल्कीनों का बहुलकीकरण कैसे होगा, कि सबसे पहले इसमें एक लिगेंड जो फिनाइल फॉस्फीन है ये बाहर हुआ यहाँ पे, क्योंकि इसकी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 5वां नहीं आ सकता। तो ये क्या कर रहा है कि एक खाली हो गई, इस खाली के ऊपर पहले ये S जुड़ रहा है जिसको विलायक कहते हैं। विलायक मतलब जिसमें आपने लिया है, फिर उसके ऊपर H2 जुड़ेगा इस तरीके से। ये देखो H2 जुड़ गया। उसके बाद में क्या होगा, ये जो एल्कीन है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इस एक H को मतलब सल्फर के मॉलिक्यूल को हटाया, सॉरी सल्फर का नाम आ गया, सॉल्यूशन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को हटा देगी। देखो इसने हटा दिए सॉल्वेंट के और खुद जुड़ गई। फिर ये क्या हो गया, इसके जुड़ने से क्या हुआ कि इसने इस रोडियम ने इस H2 को उस एल्कीन को पास मिला दिया, नहीं तो ये फ्रीली घूम रहे थे। अब आराम से H2 इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये इसका काम है।